का फर्स्ट लेक्चर। आज के क्लास में बेसिक बातों को समझते हुए डिटरमिनेंट को आगे बढ़ाएंगे। यस, सबसे पहले ये डिटरमिनेंट का जो हिस्ट्री है ना बच्चों, वो थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। जैसे ही किसी आप दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते थे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। यस, जब आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को बच्चों बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते थे, लाइक अगर आपको याद हो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 करके एक इक्वेशन देता था, क्लास 10th की ही बात बता रहे हैं। और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ही 0 दिया करता था। और जब आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करते थे, है ना, तो बच्चों क्या होता था कि जो x इज इक्वल टू, अगर आपको आज भी याद हो तो बहुत अच्छी बात, x इज इक्वल टू जो नीचे में होता था ना, जो नीचे में होता था x इज इक्वल टू, है ना, वह x वाले को ढक देते थे, याद होगा आपको तो। और फिर सॉरी, हम लोग ना, अगर हम लोगों को ये निकालना होता था ऊपर में, ऊपर वाले में, तो x वाले को ढक देते थे और फिर ऊपर वाले को लिख देते थे लाइक ऐसे b1 b2 c1 c2। यानी कि ये जो होता था ये हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 हुआ करता था, उसी को, है ना, इस तरह से डिटरमिनेंट में लिखने की परंपरा हो गई। और फिर जाकर के डिटरमिनेंट तो बहुत 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 मदद करने लगा। आप बचपन में भी देखे थे इसको, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, 3 वर्टेक्स दिया हुआ होता था, x1 y1 z1, x1 x2 y1 y2, है ना, और x3 y3। तो इस तरह से जब 3 कोऑर्डिनेट दिया होता था तब भी आप एरिया का एक फॉर्मूला लिखते थे, उसको भी आप श्रिंक करके, है ना, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते थे, है ना। तो डिटरमिनेंट बहुत ही बड़े बड़े चीजों को सॉर्ट करने में बड़ा काम आता है। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स ही बच्चों डिटरमिनेंट बनता था। यस, अगर हमारा कोई इस प्रकार से ए मैट्रिक्स है जिसमें कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एलिमेंट्स हैं, तो उसको सिंपल इस साइन के साथ अगर हम लोग लिख रहे हैं, ये मॉड वाला साइन, है ना, तो ये हमारा बच्चों डिटरमिनेंट कहला जाता है, यानी किसी मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है ना, और आप बचपन से इसको सॉल्व करना जानते हो, इसको एक्सपेंड करना जानते हो, या किसके इक्वल होते हैं ये आप जानते हो। ये सिंपल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, इसको आप जानते हो। यस, बट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ऐसी बात संभव होती है। हर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसमें 2 रो या 2 कॉलम हो, या फिर 3 रो 3 कॉलम हो, या फिर 4 रो 4 कॉलम हो। तो बच्चों आपको 4x4 के डिटरमिनेंट को नहीं पढ़ने, आपको सिंपल और सिंपल पढ़ना है 2x2 के डिटरमिनेंट या 3x3 का डिटरमिनेंट, बस, है ना। अब इसी 2 छोटे से चीजों में क्या क्या चीजों की जानने की जरूरत हो सकती है दिखाते हैं। तो पहली बात, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, है ना, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ रो और ऑफ अ कॉलम इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आप बता दोगे तो वही इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर कहलाएगा। तो जैसे कि यह 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। 3 बोलने का मतलब हो गया कि 3 रो और 3 कॉलम, और अगर सिर्फ 3 बोल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि 3 रो है तो 3 कॉलम भी होगा डिटरमिनेंट। सबसे बेसिक बातों पे आते हैं बच्चों। जैसे ही आप किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो ना, यस, तो उसका कोफैक्टर और माइनर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3x3 का डिटरमिनेंट हम आपको एक बार सॉल्व करना बताते हैं। अपने मन से कोई भी डिटरमिनेंट ले चुके हैं, आपको सॉल्व करना आता होगा। जैसे कि इस 2 को लिखना है बच्चों, तो आप ऐसे करके एक छोटा सा डिटरमिनेंट लिखते थे और इसके बीच में 3 4 लिखते थे, 5 और 4 लिखते थे। यस, यही होता था इस डिटरमिनेंट का बच्चों माइनर। तो आज हम आपको बताते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। किसी डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर और एक माइनर होता है। ये भी आप एडजॉइंट निकालने में इसके भाई बारे में थोड़ा सा सुन चुके हैं।
यस। तो आइए जनरलाइज करके हम आपको पहले कोफैक्टर माइनर का एक जनरल फॉर्म बता करके मुद्दों पे ले चलते हैं। ये सब बेसिक बातों पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मान के चल लेते हैं हमारा ये कोई डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट को बच्चों ऐसे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर कोई डिटर्मिनांट हमें एज्यूम करना हो, या डी से भी या ए से भी, किसी भी चीज से। मान के चल लेते हैं ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इस डिटर्मिनांट का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसलिए A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, A32 और A33 करके हमारा एक डिटर्मिनांट एज्यूम हमने कर लिया। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों माइनर्स के बारे में। माइनर, अब ढेर सारा एलिमेंट है तो ढेर सारा माइनर होगा, इसलिए माइनर्स वर्ड यूज किया जाता है। यस बच्चों, तो माइनर होता क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट का। तो आपको एक एलिमेंट का जैसे ही माइनर समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका एक माइनर होगा, तो वो माइनर किसके इक्वल होता है। यस बच्चों, ये इसका अगर आपको माइनर निकालना है ना, तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जो एलिमेंट बच गया है ना उसको डिटर्मिनांट में लिख दीजिए। तो ये कहलाता है इसका माइनर, सिंपल। तो आप सोच सकते हो कि हर एक एलिमेंट का होता है। और हाँ, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे बाद में मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। लाइक A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 कर देते हैं। हर एक एलिमेंट का एक बच्चों माइनर होगा। कैसे निकलेगा आपको समझ में आ गया। अब हर एक एलिमेंट का हम आपको नहीं बताते हैं, हर एक एलिमेंट का आपका पूछा जा सकता है। अधिकतर टाइम बच्चों या तो हमें इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के ही माइनर से काम चल जाते हैं, है ना। कभी कभी आपको सिर्फ इस और सिर्फ इस और सिर्फ इसके, लेकिन जैसे ही आप एडजॉइंट देखे थे तो आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालना पड़ा, और माइनर कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मान के चलिए आपको इस एलिमेंट का भी माइनर निकालने को दिया जाए, यस, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहां से बड़े आराम से बता सकते हैं कि माइनर ऑफ A22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर हो जाएगा A11, A31, A13 और A33। सिंपल, मल्टीप्लाई कर लीजिए और घटा दीजिए, डन। सिंपल बात है बच्चों। और माइनर और कोफैक्टर में एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, जिसको माइनर समझ में आ जाता है वही कोफैक्टर ही होता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ। यस, माइनर सिर्फ वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है माइनर। तो Cij हमारा बच्चों एक माइनर है, Cij हमारा एक कोफैक्टर है। यस, तो ये कोफैक्टर किसके इक्वल होता है, तो इसमें प्रॉपर साइन लगा देना है, यानी कि 1 का पावर -1 का पावर i प्लस जे इंटू ऑफ माइनर। यस, ये रिलेशन होता है, यानी कि प्रॉपर साइन के साथ जो माइनर लिखे जाते हैं उसको बच्चों हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। अब यह प्लस होगा या माइनस होगा वह डिपेंड करेगा उसके किस रो और किस कॉलम में आप निकाल रहे हो, किस रो और किस कॉलम का आप निकाल रहे हो, है ना। लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर सेम, क्योंकि ये -1 का पावर 1 + 1 बन जाएगा 2, और -2 एक हमारा इवन नंबर, और इवन नंबर 2 हमारा एक इवन नंबर, और -1 का पावर 2 उसको बना दिया पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सिंपल, है ना, 1 1 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बस। तो अगर किसी बच्चे को कोफैक्टर निकालने आता है, सॉरी माइनर निकालने आता है, तो कोफैक्टर में बस साइन लगा देना है। कैसा साइन लगा देना है सर, तो हम आपको इस साइन स्कीम के बारे में बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट में कुछ इस प्रकार से साइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ इस प्रकार से साइन बटे हुए होते हैं, प्लस माइनस प्लस। किधर से भी देख लीजिए हर प्लस के बाद एक माइनस आएगा, और वह डिपेंड करता है, यह सर कैसे होता है इसके बारे में भी बता देते हैं
क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है और 1 प्लस 1 माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 बच्चों माइनस 1 का पावर 2 बन गया और यह हमारा 1 बन गया, इवन नंबर था इसी के चलते। फिर माइनस कब बनेगा सर? तो जब हम लोग इसके जगह पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम रखेंगे तब सर यह एक ऑड नंबर बन गया और ऑड नंबर का पावर है ना माइनस 1 का पावर ऑड नंबर -1 दे जाता है। यही कारण है कि यहां प्लस यहां माइनस और यहां प्लस फिर यहां माइनस फिर यहां प्लस फिर यहां माइनस और ये दिया गया। तो सिंपल सी बात है ना, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए, जैसे कि माइनर 1 2 आपको निकालना है तो बच्चों इसका माइनर मान के चल लेते हैं b आया तो हम बोलेंगे ठीक है बताइए फिर को फैक्टर ऑफ 1 2, तो आप बस -2 -b लगा देना, सिंपल। इस साइन स्कीम से देख लीजिए या फिर इस रिलेशन से देख लीजिए, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे। सिंपल फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, हम ये मान के चल सकते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आपको डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना आता है, छोटा छोटा बेसिक 2/2 का 3/3 का, यही दो की आवश्यकता है, 4/4 नहीं आएगा, है ना। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट को बच्चों एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इवेलुएट कैसे किया जाता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 और हाँ घटाना होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 और माइनस -4 विच इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा 2/2 का। वेरी गुड प्रतीक, बहुत बढ़िया शाबाश। 2/2 का डिटर्मिनेंट देखने कितना आसान है। चलिए अगर हम आपसे ये डिटर्मिनेंट पूछ दें तो आप हमें बता सकते हैं कि नहीं, जरा देखते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है ना, ये कोई नंबर हो सकते हैं, ये कोई फंक्शन हो सकते हैं, ये कोई रियल नंबर हो सकता है, ये कोई इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैट्रिक्स में ही हम बताए थे। तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स का ही तो डिटर्मिनेंट होता है ना। तो अगर मान के चलिए हम आपके सामने ये क्वेश्चन प्रकट कर दिए, कॉस साइन माइनस कॉस कॉस और साइन, तो इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करके बता सकते हैं कि कितना की इक्वल होगा। बड़ा सिंपल है, प्लीज बताइए इसको इवैल्यूएट करके कि या कितने की इक्वल होगा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा का साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर थीटा बन गया और माइनस माइनस कॉस का ये कॉस स्क्वायर थीटा बन करके बच्चों 1 बन गया, और बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। आइए जरा इस पे चलते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत कम समय दे दे करके बच्चों सबको। x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर घटा दीजिएगा x माइनस 1 को और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके, तो ये तो बन गया आपका x स्क्वायर, और इधर बच्चों आपका बन गया ये x स्क्वायर माइनस 1। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। योर आंसर इज 1 बिकॉज x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बच्चों माइनस माइनस प्लस, बहुत बढ़िया। तो 1 बढ़ते हैं आगे, इतना कम समय तो देना ही मांगते। 3/3 के डिटर्मिनेंट आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज आप मैसेज कर दीजिए ताकि हम उसको डिटेल में बता दें, नहीं तो जल्दी से अपनी रफ्तार में चलते हैं बच्चों। यस, तो ये एलिमेंट को इस एलिमेंट के, है ना, को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस फिर दूसरे एलिमेंट को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस फिर तीसरे एलिमेंट और उसके को फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और जैसे ही सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा तो बच्चों आपको ये 3/3 का डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू आ जाएगा। तो आप कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई बच्चा कहता है सिर्फ यही है और यही करना है, वेरी गुड निशा, नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिर्फ यही और यही सेलेक्ट करना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं। 2 बच्चे का आंसर अलग अलग ऐसे कैसे हो सकता है? आपका दिली ख्वाहिश है आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी। आपका मन करे तो सिर्फ और सिर्फ आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टैंडर्ड बच्चों ये तीनों को ही लोग लेता है या ये तीनों को लेता है ना। तो आइए जरा हम आपको बताते हैं कि अगर हम लोग इस 2 को लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको बच्चों 2 1 दिखेगा,
3 और -3 दिखेगा। और उसके बाद अगर इस एलिमेंट को लेते हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि कोफैक्टर में यहां पे माइनस होता है साइन इसकी में। तो अगर आप 3 और इसको लेते हैं तो आपके पास 1 बचता है, -2 बचता है और 3 और -3 बच गया। यस। और उसके बाद अगर आप इस -2 को लेते हैं तो यहां पे प्लस का -2 होगा, जो कि -2 के बराबर हो गया। यस, 2 बच्चे का 37 आ चुका है माइनस का। यस, यानी कि राइट आंसर इज -37। देखते हैं, ये बन गया 1 -2 और ये बन गया 2 और 1। और अगर बच्चों आप इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के बन गया 3 2 जा 6 -3। एक छोटा सा बता देते हैं, इसमें 10 सेकेंड का टाइम एक्स्ट्रा लगा देते हैं और उसके बाद फिर बच्चों अपने स्पीड में रहेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 हो गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस। ये सब बच्चों एकदम कंफर्ट जोन वाला चैप्टर है। ये -2 के बाद लास्ट में -2 लास्ट में कैसे लिख दिए, ये देखिए, क्योंकि यहां पे -2 था। जी सर। अच्छा, क्या करें? ओके, तो बच्चों हम ये कह रहे थे इस सवाल को सॉल्व करते करते कि ये सब कंफर्ट जोन वाला चैप्टर है, इजी चैप्टर है। यही सब चैप्टर जब चलता है ना तो आप अपने डिफिकल्ट चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। कर क्या सकते हो, करना चाहिए, राइट है। जैसे कि इंट्रीगेशन का रिवीजन आप कर सकते हो, है ना। कैलकुलस में जितने भी हैं, कैलकुलस का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, इंडेफिनिट का, एरिया का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इन सब का बच्चों आप रिवीजन करना जरूर चाहिए, ताकि पढ़े हुए चीज और खासकर जो टर्म 1 में आ रहा है ना उसको जरूर फोकस में रख करके कीजिएगा, ताकि दो दो भला। और हाँ, टर्म 1 के चक्कर में हमको ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे कि आप एक जेईई एस्पिरेंट, मत भूलना, क्योंकि टर्म 1 तो एक भेड़ बकरी का भीड़ है जो आएगा और फिर चला जाएगा। अगर आप पीछे छूटे भी तो पीछे से कोई धकेलते हुए निकल जाएगा, है ना, मतलब आपको लेते हुए निकल जाएगा। लेकिन जेईई में ऐसा नहीं हो, अगर आप पीछे छूट गए तो आपको कुचलते हुए निकल जाएगा लोग। यस, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो -37 आएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों -37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बच्चों, जरा इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। इसके डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है ना। बताइए कोई बच्चा, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें। इवेलुएट, सिंपल इवेल्युएशन, अभी कोई प्रॉपर्टीज नहीं बताए हैं, अभी एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन नहीं बताए हैं, अभी सिंपल इवेल्युएशन का जो बेसिक फंडा है उस फंडा को यूज करके आप इसको बनाइए। यस, जो स्टैंडर्ड लोग लेता है उसी को लेकर के आप भी बनाओगे। लाइक इस 0 को उठाओगे और 0 को उठाने के बाद कुछ भी लिखो, लेकिन लिख देते हैं हम। आप वैसे कुछ भी लिखते तो वह 0 मल्टीप्लाइड विथ 0 0 ही बन जाता। और उसके बाद अगर इस साइन अल्फा को उठाते हैं तो माइनस साइन अल्फा लिखना होगा। और हां बच्चों, हम लोगों के पास बच जाएगा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा और कॉस अल्फा, और उसके बाद 0। उसके बाद फिर प्लस में कॉस अल्फा को अगर उठाते हैं और कॉस अल्फा के पहले ऑलरेडी माइनस साइन है इसीलिए माइनस लिखना पड़ा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन बीटा हमारे हो गए। तो अब देखिए इवेल्युएशन में सबसे पहली बात, ये तो 0 हो गया तो इसका हटा ही दीजिए। और हाँ, ये बन गया हमारा माइनस साइन अल्फा और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0, यानी कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस अल्फा साइन बीटा। यस, और उसके बाद फिर माइनस कॉस अल्फा में अगर आप इसको देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया साइन अल्फा साइन बीटा और बाकी वाला चीज 0। तो बस अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा
कि माइनस साइन एल्फा साइन बीटा और कॉस एल्फा, यस, माइनस साइन एल्फा और साइन बीटा और कॉस एल्फा हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो -2 साइन एल्फा साइन बीटा और कॉस एल्फा आपका आंसर हो गया, अगर कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ तो डिटर्मिनांट को सॉल्विंग में आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम RS अग्रवाल जैसे ही बुक से, एनसीईआरटी के जैसे, कि आपको डिटर्मिनांट देखते ही, ये डिटर्मिनांट दिख रहा है, 5 सेकेंड लगे, 10 सेकेंड लगे, चलो 30 सेकेंड लगे, चलो 50 सेकेंड भी लगे, लेकिन कलम नहीं चलाइए, देखते देखते ही आप इसके वैल्यू को जान लीजिए कि यस ये -37 के इक्वल होता है। क्योंकि बच्चों हम ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखे हैं जो बड़े बड़े डिटर्मिनांट को, है ना, आंखों में बिना प्रॉपर्टीज का यूज किए हुए वैल्यू को इवेलुएट करके बता देते हैं कि ये डिटर्मिनांट -37 के इक्वल होते हैं। इससे आपका टाइम बचता है, आपका कैलकुलेशन का झंझट बढ़ता है। तो कम से कम वो स्किल डेवलप करने के लिए बच्चों आपको कम से कम 10, 20, 50 बनाने पड़ेंगे, तभी आप में वो स्किल आ पाएगा। कैसे देख रहे हैं और देखते गए और फिर बोल दिए -37। मतलब कि जो भी कैलकुलेशन यहां हुआ है ये मन में ही कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को करते हुए देखे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। बाकी नहीं तो अपना अप्रोच जिंदाबाद, है ना, अप्रोच से आराम से बना ले। चलिए ये सब तो हो गई बेसिक बात, ये सब तो आप जान रहे थे, पढ़े हुए थे कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में। लेकिन जो मुद्दों की बात है तो वहां पे चलते हैं, धीरे धीरे आ रहा है लेवल। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जल्दी से बताइए। इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे और 4 ऑप्शन बिखेर दिए जाएंगे ऐसे, ए बी सी डी। इस डिटर्मिनेंट को बच्चों ओपन करना है ना, और एक्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब जैसे आपका कमेंट आने लगेगा हम ऑप्शन भर देंगे, उसमें से कोई एक सही होगा बच्चा, या हो सकता है कोई भी सही नहीं हो, तो चलिए नन ऑफ दीज एक ऑप्शन भर देते हैं और बाकी के स्टार्टिंग के 3 बच्चे का आंसर ले लेंगे। 2√2, तो चलिए एक 2√2 हो गया एक √2 हो गया और एक 2 हो गया। यस, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सिंपल, +-2√2। चलिए एक और ऑप्शन डाल देते हैं, एक डाल देते हैं +-2√2 और एक डाल देते हैं -2√2। लीजिए अब बढ़िया ऑप्शन बना। ऐसे ही तो ऑप्शन होते हैं। अब आइए जरा इस डिटर्मिनेंट को बच्चों सॉल्व कर लें हम आपके सामने, जल्दी से चले मुद्दों पे। ये सब बात भी आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं रहा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3x² हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 3 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। यस, तो x² इज इक्वल टू बच्चों 8 हो गया, तो x इज इक्वल टू +-2√2 हो गया। यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2√2 प्रतीक, +-2√2 इज योर राइट आंसर। समझे प्रतीक, यस और नो? यस सर। वेरी गुड, आपका आवाज तो बहुत तगड़ा आता है। यस, अब आपका कमेंट यहां पढ़ेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a+1 a-2 a+2 और a-1 इज, ऑप्शन दे दिए। ऐसे ही तो बोर्ड में क्वेश्चन होंगे प्यारे से। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताते हैं जब हल्का चैप्टर आए तो एंजॉय कीजिए। डी ऑप्शन, यस, बहुत जल्दी बहुत फास्ट कमेंट आया आपका, अच्छा लगा। तो सबसे पहले आप यही किए होंगे ना, a+1 को a-1 के साथ मल्टीप्लाई
और फिर माइनस a माइनस टू को a माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया बच्चों आपका a स्क्वायर माइनस फोर। तो a स्क्वायर माइनस वन माइनस a स्क्वायर प्लस फोर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, D इज द राइट आंसर। वेरी गुड प्रतीक, सबसे फास्ट जवाब। आइए जरा इस क्वेश्चन को बताइए, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा, और साइन थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। बहुत आसान है, नाक मत कटाना, बता देना। सी, प्रतीक सी कह रहा है वन प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए वन माइनस कॉस थीटा से, और तो और बच्चों इसको फिर मल्टीप्लाई किया जाए साइन थीटा इंटू साइन थीटा से। यस, तो ये बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लीजिए, कैंसिल आउट होकर के जीरो आंसर। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत फास्ट। आइए जरा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, है ना, कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? कौन राइट ऑप्शन है? 213 या माइनस 231 या प्लस 200? सर इसमें यही शक लगता है, ऐसे जब पेपर नहीं बनाता है लोग, तो है ना, एक प्लस में एक माइनस में, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। ऐसा जब पेपर नहीं आता है तो दिमाग लगाते हो आप जयंत, इसी दोनों में से कोई होगा, क्योंकि दो दो बार यूज किया। अब असल दिक्कत यह है कि यही पता नहीं कि होगा कौन। सॉल्व कीजिए, आपको आता है सॉल्व करने, तो फिर वैसा दिमाग क्यों लगाना? ऑप्शन को तो गोली मारिए, सिर्फ और सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बारीकियों पे, प्लस माइनस पे, कि कहीं गलती ना हो जाए। आइए हम आप लोगों के लिए करते हैं। अगर हम लोग वन को उठाते हैं तो बच्चों 3 और 9 और माइनस में अपन तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इरेज कर लेंगे। माइनस में माइनस माइनस प्लस 6 और 7 हो गया। फिर अब माइनस लेते हैं तो माइनस 2 को उठाते हैं, तो ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो -4 और इंटू 9। ऑप्शन सी सबका कहना है। क्या बात है, ओहो सारे बच्चे, वाह। -6 इंटू 2, और अगर 3 को उठाया जाए प्यारे बच्चों तो +3 को लेंगे, तो दिस बिकम -4 इंटू -7 -2 इंटू 3। यस, अब आइए जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 + 42। शशांक आप नहीं कमेंट किए, क्या आपका अभी तक नहीं आया? -36 -12। जयंत का भी नहीं आया, कैलकुलेशन से डरते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेशन से डर लगता है। 231 माइनस से थोड़ा मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हो प्लस माइनस से, कोई बात नहीं, मत डरिएगा, है ना, बर्बाद कर देता है ये। बनाइएगा, आराम से करते रहिएगा, है ना। 231 राइट आंसर है, जो भी बच्चे बोल रहे हैं, एकदम आराम से, स्थिर से, है ना। अब आज म्यूट भी कर लीजिएगा मेरा, अगर हो सके तो कम कर लीजिएगा, और बस अपना कर लीजिएगा और जल्दी से बोल दीजिए। चलिए, कैलकुलेशन से थोड़ा सा तो डर लगना ही चाहिए, क्योंकि यही डर के वजह से आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करते हो। राइट लिखें बच्चों, देखिए यहां पे प्लस होना चाहिए था। 7 4 जा 28 प्लस, और उसके बाद फिर उसमें से 6 अगर घटा दिए तो कितना हो गया? 22। चलिए हम कहते हैं सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ करके
231 आ जाएगा। जिनका नहीं आएगा करिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट पे चलें। ओके, आना चाहिए जयंत आपका, और शशांक भी, है ना। निशा, प्रतीक और सक्षम पूरा पार्टिसिपेट करता है और सबसे पहले बोलने का कोशिश। शशांक आप भी कोशिश कीजिए। क्या कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम है, लो लेवल है, ग्राउंड लेवल पे है, फिर भी क्या कीजिएगा, करना तो होगा। आइए अब आते हैं आपके फेवरेट डिपार्टमेंट में फेवरेट डिपार्टमेंट, यस। अब इसको जान लेने के बाद आप बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स को बच्चों, है ना, हो सके तो बिना सॉल्व किए हुए सॉल्व कर सकते हो। यस, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज, कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स को, जो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने में देखा गया। यस, पहले प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। यहां पे छूट गया अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। मतलब कि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी डिटर्मिनेंट का रो कॉलम बन जाए और कॉलम रो बन जाए, मतलब रो कॉलम इंटरचेंज हो जाए, है ना, यानी कि ट्रांसपोज हो जाए, तो उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम होता है। आई बात समझ में। अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको इस प्रकार से हम दे दिए 1 2 3 2 3 4, फिर 1 2 3, और फिर बच्चों इस प्रकार से अगर हम आपको कोई डिटर्मिनेंट दे दिए, और अगर आप बदमाशी करके ना, है ना, इसका क्या काम किए, ऑर्डर चेंज, इस प्रकार से चेंज कर दिए, इसके एलिमेंट को छेड़छाड़, है ना, इसका ट्रांसपोज कर दिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। यस, याद रखेंगे आज के बाद, है ना। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर 231 है, और अगर इसके रो कॉलम को चेंज कर दीजिए तो भी इसका आंसर 231 ही होगा। चेक मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी इतना डर रहे थे। अच्छा, अगर हमारा बच्चों यह जो डी मैट्रिक्स है, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस प्रकार से, और इसका ट्रांसपोज कर दिया गया D डैश, तो यह मैट्रिक्स, यह डिटर्मिनेंट ना इसके इक्वल होगा, इसका दोनों का वैल्यू सेम होगा। यस, चाहे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक भी, है ना बच्चों, कर दिया जाए, ठीक है। आइए अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टीज नंबर 2, आपके समय बचाने के लिए सब चीजों को रेडीमेड कर दिया गया है। इफ एनी टू रो, ध्यान दीजिएगा, इफ एनी टू रो, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कॉलम, ब्रैकेट में और कॉलम, यानी कि जो ऑपरेशन रो के साथ होगा सॉरी, वो ऑपरेशन बच्चों कॉलम के साथ भी होगा, है ना। तो इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड, बदल दिया गया किसी दो रो या दो कॉलम को, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इन साइन ओनली, बस तीनों का तीनों बदल गए तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दो रो या दो कॉलम को अगर आप बदल दिए तो बस वैल्यू सेम आएगा, साइन निगेटिव आएगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगा। यस, मींस मान के चल लेते हैं, अगर ये हमारे को कुछ डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है बच्चों ए, और अगर इसी डिटर्मिनेंट को आप दो रो या दो कॉलम, समझिएगा, दो रो या दो कॉलम बदल देते हैं, तो ऊपर में एग्जांपल में A1 A2 A3 को बच्चों हम ना क्या कॉलम को बदल दिए थे, यहां रो को अगर बदल दें, यानी कि 3 1 2 लिख दें और 1 2 4 लिख दें, है ना, किसी दो रो को इंटरचेंज कर दिए, लाइक ऐसे 5 1 2 कर देते हैं, 1 2 4 कर देते हैं,
तो इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगा, बस माइनस साइन लग जाएगा। सिंपल फंडा, सिंपल प्रॉपर्टी समझते चलिएगा ताकि आगे अप्लाई करना पड़े। आप ऐसे नहीं कि ठीक है पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सबका एप्लीकेशन होगा, सबको अप्लाई करेंगे बच्चों। अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे। ये रहा बहुत शानदार प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज है जिसको देख करके ही बहुत सारे डिटर्मिनेंट का आप आंसर बिना कलम चलाए बता देते हो कि इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रो और कॉलम आइडेंटिकल। यस बच्चों, अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हुए देन उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है समझते हैं? कुछ कॉमन लेकर के भी सेम, यानी कि ऑप्शन एग्जांपल नंबर ए पे आते हैं। अगर हम आपको कोई एक डिटर्मिनेंट 2 1 2 3 4 1 और 2 1 2 दे दिए, इसका 2 देख लीजिए कॉलम सेम सेम, ये कॉलम सेम सेम हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट को बिना सॉल्व किए इसका वैल्यू 0 लिखने का अधिकार आपको प्रॉपर्टी 3 दे रहा है। सॉल्व करने की मेहनत नहीं करनी है, सिंपल आपको 0 लिख देना है। आइडेंटिकल ये तो हो गया, तो फिर सर सेम वर्ड क्यों नहीं यूज किए, आइडेंटिकल क्यों यूज किए? आइए ये अगले एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर हमारा कोई बी डिटर्मिनेंट है इस प्रकार से, लाइक 4 1 2 और 1 2 1 और बच्चों 2 4 2। यस, अब इसमें देख लीजिए रो या कॉलम, नहीं सर ये, अच्छा इसमें आंख बहुत खोल के रखना होता है। क्वेश्चन वाला कभी रो को भी दे देता है, कभी कॉलम को भी दे देता है, कुछ भी दे देता है, तो आपको नजरें गड़ा के रखना होगा कि कौन 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 चेंज हुआ है या कौन कौन सेम है। तो इन दोनों में से अगर बच्चों इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो कॉमन लिया जा सकता है डिटर्मिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से। यस, तो अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो सिर्फ और सिर्फ उसी रो में से, उसी कॉलम में से, तो आपके पास ये 1 2 1 और 1 2 1 बन जाएगा, यानी कि ये दोनों सेम सेम बन जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसी टाइप के कॉलम को आइडेंटिकल कहते हैं। आई बात समझ में? प्रतीक, आइडेंटिकल वर्ड का क्यों यूज किया गया? सेम नहीं यूज किए, सेम यूज किए तो फिर 2 प्रॉपर्टीज बताना होता, एक सेम के लिए अलग और एक कॉमन लेकर के सेम के लिए अलग, उससे अच्छा आइडेंटिकल बता दी। अच्छा ये किसी 2 रो में देख रहे हैं तो 2 कॉलम में भी देख सकते हो आप। यस बच्चों, प्रॉपर्टीज 3 वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़े बड़े डिटर्मिनेंट को बिना सॉल्व किए हुए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या एनी कॉलम बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। यस बच्चों, बहुत सिंपल बात। अगर आपको कोई डी डिटर्मिनेंट दिया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और डी डैश में हर एक एलिमेंट में किसी एक रो के हर एक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इस डिटर्मिनेंट में k से मल्टीप्लाई कर देने पे ये इक्वल हो जाएगा। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इफ, है ना, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 1 2 3, राइट है बच्चों, देन आप हमें बताइए, है ना, इसका वैल्यू। ऐसे सिंपल एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, ये बड़े बड़े एग्जांपल भी हो सकते हैं। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका 10 सेकेंड में? 0 सर, क्योंकि ये पुराने वाले अकॉर्डिंग के ये सेम सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल 0, तो हां सर 4 इंटू 0 बोलिए इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग विच इज 0। समझ में आई बात? प्रॉपर्टीज नंबर 4 बच्चों, यस और नो?
इजी ना। चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे। दिस इज द ओनली वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम, और डिफरेंस भी चलेगा, है ना, ऑफ टू टर्म, देन डिटर्मिनांट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनांट। देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपका a1 x, b1 y, c1 z करके और a2 b2 c2 a3 b3 c3 करके एक डिटर्मिनांट है, तो आप इस डिटर्मिनांट को दो अलग अलग डिटर्मिनांट में एक्सपेंड करके ऐड कर सकते हो। आई बात समझ में। अगर माइनस यहां दिया रहता तो बच्चों आप दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करके माइनस साइन भी लगा सकते हो। सिंपल प्रॉपर्टीज, लेकिन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जब हम आपको कुछ विशेष डिटर्मिनांट को सिखाएंगे ना, तो उसमें सारे के सारे प्रॉपर्टीज लग जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज को नंबर वाइज याद रख सकते हो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हम आपको इकट्ठे लास्ट में कराने वाले हैं ताकि सेशन बड़ा ना हो, केवल टू दी पॉइंट हम आपको बताते हैं बच्चों। आप समझते चलिए, नोट करते चलिएगा। ए बी सी, है ना, डी ई एफ जी एच आई कि किसी एक रो या कॉलम में, है ना, कोई एलिमेंट जोड़ दीजिए, कोई सेम एलिमेंट या कोई अलग एलिमेंट भी चलेगा। लाइक आप इसमें x प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर दिए एक रो में, तो यह क्या करवाएगा, दो डिटर्मिनांट बना लेगा। एक ए बी सी के साथ बना लेगा और डी ई एफ ऐसे ही, है ना, टीबीसी ऐसे ही आ गया, ये वाला ऐसे ही आ गया, है ना। और दूसरा मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड रो ऐसे ही आ जाएगा, और दूसरा डिटर्मिनांट बनेगा, उसमें भी बच्चों एक्स वाई जेड होगा अहम रोल में, और डी एफ जी एच आई ऐसे ही आ जाएगा। आई बात समझ में। रो या कॉलम दोनों में से किसी में भी ये ऑपरेशन हो सकता है, और करेंगे भी बहुत गौर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज नंबर 6 देख लीजिए बच्चों। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम, सेम मल्टीप्लाई ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। कहने का मतलब, है ना, चेंज नहीं होता है। अगर आप इस a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटर्मिनांट में, है ना, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। लाइक इसमें आप m से मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड वाले रो में, है ना, और m को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिए, तो बन गया आपका ये, है ना। दिस इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यही सब तो करवाएंगे हम, किसी भी रो में किसी से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, घटवा देंगे, है ना। तो इसमें देखिए ये ma2 mb2 और mc2 ऐड हो गया, और तीसरे वाले रो में देखिए क्या हुआ है, दूसरे वाले रो में n से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है, तो भी बच्चों इसका वैल्यू अनचेंज्ड रहेगा, सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। आया समझ में ये 6 नंबर प्रॉपर्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, है ना। तो ये हम आपको इसमें यहां पे कौन सा फॉर्मूला परफॉर्म हुआ है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ये भी लिखने को दिया जा सकता है ना, कि बच्चों इसमें फर्स्ट रो के जगह पे क्या किया गया है ना, सेकेंड रो को फर्स्ट रो के जगह पे फर्स्ट रो और सेकेंड रो में m से मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐड किया गया। ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है रो वाइज। दूसरे रो में समझिएगा, दूसरे रो में, है ना, पहले रो को ऐड कर दिया गया है और दूसरे रो से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा पहला रो बन गया है। तीसरा रो देखिए कैसे बना है, तीसरा रो, तो तीसरे रो में, है ना, समझिएगा, तीसरे रो को ऐड कर दिया गया है दूसरे रो में, है ना बच्चों, n से मल्टीप्लाई करके। तो ये ऑपरेशन अगर परफॉर्म कीजिएगा तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। ऐसा रो में किए हैं तो आप कॉलम में भी कर सकते हैं, एनी रो और कॉलम, फिर भी चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा।
इंपॉर्टेंट है ये भी। 7वें पे चलते हैं बच्चों, सॉरी छठा ही है यहां पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे दिया गया है, व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन रो और वन कॉलम मस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिएगा ना, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन इश्यू को कहते हैं, जब आप ये वाला अप्लाई कीजिएगा ना, तो कम से कम एक रो या एक कॉलम बच्चों, है ना, में कोई चेंजेस नहीं कीजिएगा। एटलीस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकते हैं, है ना, लेकिन है ना कम से कम एक में नो चेंजेस, ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो कहानी बदल जाता है। ठीक है, अगले प्रॉपर्टीज को चलते हैं। 7वां नंबर प्रॉपर्टीज, दिस इज योर लास्ट प्रॉपर्टीज बच्चों। इफ x इज इक्वल टू a, अगर आप पुट करते हो उस डिटर्मिनांट में, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट वेनिसेस, मतलब कि 0 हो जाता है ना, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ डिटर्मिनांट। x माइनस a बच्चों उस डिटर्मिनांट का फैक्टर कहलाएगा, है ना। जब x माइनस a किसी डिटर्मिनांट में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, या a की जगह पे रखते 0 हो जाएगा, तो x माइनस a फैक्टर होगा, तो बाहर कॉमन निकाल लें। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका टोटल 7 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, जो कि आगे की डिटर्मिनांट को जर्नी को तय करेगा। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज को उंगली पे ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या होता था, किसमें क्या करने का अधिकार मिला था, और वो कीजिएगा। तब जाकर के बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट बताने जाएंगे, जो कि आपको जरूर याद रखना होगा, और वह बनेगा इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज के मदद से। सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट्स टू रिमेंबर। शुरुआत करते हैं, एक डिटर्मिनांट आज बताते हैं, फिर अगले क्लास में ढेर सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनांट्स को बताएंगे, ताकि आपको आज एनसीईआरटी आरएसवाल जैसे किताबों को बनाने का मौका मिल सके। इतने पे आप एनसीईआरटी आरएसवाल के कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो अब लो, और आपको बनाना चाहिए। तो आइए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिटर्मिनांट जो बार बार आपके जीवन में आएगा, है ना, उसको हम आपको बताते हैं। एक से आज शुरुआत कर देते हैं। यस बच्चों, डिटर्मिनांट है हमारा 1 1 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, कहने का मतलब आना ही चाहिए, बिना आए कोई उपाय नहीं। बताइए। अच्छा, ये डिटर्मिनांट ना बच्चों आपके होते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के। ये आपको प्रूफ करने हैं, है ना। तो इसमें आप कोई भी एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, किसी रो में किसी के साथ जोड़ना घटाना, कॉलम के साथ जोड़ना घटाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन वगैरह ले सकते हैं। सिंपल इवेलुएट कीजिएगा, तरफ तरफ के मर जाइएगा वो बिल्कुल मत कीजिएगा, करके देख लेना, वो भी पता चलेगा कि सिंपल अगर हम लोग जैसे बाकी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते थे तो आंसर जो आ जाता था, जो अभी तक आ रहा था 231 या अलग अलग वैल्यू, तो सिंपल में आसानी हो जाता था। बट बच्चों यहां से आप सिंपल इवेलुएशन कीजिएगा, बहुत लेंदी, बहुत गंदा कैलकुलेशन में फंस जाइएगा, इतना गंदा कि इवन वहां से आप निकल भी नहीं पाइएगा। आप ट्राई कर सकते हो, है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, आपको याद रखना होगा, तो सिंपल हम इसको मान के चल लेते। चलिए इसकी प्रूफ को ही डिस्कस कर लेते कि कैसे ये डिटर्मिनेंट x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो इसमें आपको वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। सेम सेम तो है नहीं, आइडेंटिकल तो है नहीं जो जीरो बोल पाए, और वैसे भी जीरो है ही नहीं। एक जीरो टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें सबको आइडेंटिकल देखना होगा या बनाना होगा, और ये जीरो नहीं है, इसका आंसर जीरो नहीं है आरएचएस में। क्या बन गया किसी से? हिंस प्रूव्ड। लिख दो कमेंट में हिंस प्रूव्ड। कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दिखाते हैं। क्या करते हैं ना बच्चों, कोई एक रो या कॉलम को अनचेंज रखना है, छोड़ देना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले रो को बच्चों, पहले रो की जगह पे रो 1 में से रो 2 को घटा करके लिखते हैं, तो जीरो आ जाएगा सर।
यहां पे, हाँ, और यहां पे घटा के लिखिएगा तो x माइनस वाई, और यहां पे घटा के लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आए। ठीक है सर, ये कर देते हैं तो भी काम नहीं बनेगा। फिर आप क्या कीजिए, दूसरे रो के भी जगह पे, दूसरे रो जो है ना, आप कॉलम में भी सेम परफॉर्म कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरे रो में क्या करते हैं ना, अगेन रो 2 से रो 2 को रो 3 से घटा देते हैं, तो यहां पे 0 हो गया, और यहां पे बच्चों, और 0, अगर दो एलिमेंट 0 हो जाए ना डिटर्मिनेंट में तो मजा ही आ जाता है, सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। दिखाते हैं, और जैसे हमें दो एलिमेंट दिख गया, एक R1 की जगह पे और एक R2 में, ये दो परफॉर्म करने से, यस। अब आइए दिखाते हैं कि हम ये जो बोले हैं इसको इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, इस डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात बच्चों, रो 1 में चेंजेज करने हैं, 1 माइनस 1 लिखना है ना, x माइनस वाई लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना है। रो 2 में भी चेंजेस करना है, 1 माइनस 1 लिखना है, और R2 माइनस R3 है ना, तो y माइनस जेड लिखना है, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखना है, और रो 3 को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, जैसा कि नोट में हम आपको बता चुके हैं कि एक को अनचेंज करना है। अप्लाई हो गया, अब देखिए अप्लाई हो गया तो मजा आ गया, यहां 0, यहां 0, यहां 1, यहां x माइनस वाई, यहां y माइनस जेड, और यहां पे सिंपल z बच्चों, और तो और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड भी तो लिख सकते हैं, और जेड स्क्वायर की जगह पे जेड स्क्वायर लिख देंगे। अब बताइए सक्षम, क्या आपको पहला रो में कुछ कॉलम कुछ कॉमन दिख रहा है, रो फर्स्ट में कुछ कॉमन? यस, वेरी गुड, क्योंकि 0 में भी तो x माइनस वाई छुपा हुआ होता है, आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि मल्टीप्लाई होके रहता है। यस बच्चों, तो x माइनस वाई अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए आंसर क्रिएट हो रहा है। और सेकेंड रो में बताइए प्रतीक, आपको कुछ कॉमन दिखा है, y माइनस जेड जैसा कोई चीज? यस, कॉमन दिख गया। तो अब बचा क्या हमारा, अब बचा बच्चों 0, और यहां पे कॉमन ले चुके हैं तो 1, और यहां पे x प्लस वाई, और यहां पे 0, और यहां भी कॉमन ले चुके हैं तो 1 और y प्लस जेड, और अभी भी तीसरे कॉलम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो अब क्या करेंगे सर, अब तीसरे कॉलम को सिंप्लीफाई कीजिएगा, और अगर बच्चों इस 0 इसके और इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कीजिएगा ना तो 2 तो 0 हो गया, तो ठीक है सर, x माइनस वाई पहले लिख लेते हैं जो पहले से आया हुआ है, और y माइनस जेड, और अगर सिर्फ हम लोग है ना इस 1 को सॉल्व करेंगे तो सर ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई होकर के x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड। बच्चों बाकी 0 हो गया, अच्छा हम हट जाते हैं थोड़ा सा, बाकी 0 हो गया, दिखाई दिया? तो अब देख लीजिए उसमें भी कुछ कट गया, तो ये तो x माइनस वाई हो, और ये y माइनस जेड है, और इसमें x से x कट गया है ना बच्चों, सॉरी y माइनस जेड को पहले लिखना था, कलर बदल के लिख देते हैं, y प्लस जेड को पहले लिखना था, माइनस x माइनस वाई को बाद में लिखना था, तो y से y कैंसिल हो गया सर, और z माइनस x आ गया, हेंस प्रूव्ड। यस बच्चों, एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल जाइए, एक एक सवाल बनाइए, अगले दिन हम इस सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट टू रिमेंबर की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, सबको प्रूफ कराएंगे, और ऐसे ही कराते कराते बच्चों आपको इस पूरे डिटर्मिनेंट में नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, है ना। आज तो आपका बेसिक चिल्लर ही रह गया है ना बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही के क्लास के बेसिस पे तो आप आगे फोरोगे, इसीलिए ये करना जरूरी था।
तो कभी कभी हम आपको हमेशा से बोलते रहते हैं, कभी कभी आसान, कभी कभी बहुत आसान, कभी अजीबोगरीब चैप्टर्स, टॉपिक और लेक्चर्स होते रहते हैं। तो आपको बच्चों पेशेंस रखते रहना चाहिए, और जब आपका कंफर्ट जोन है ना, तो रिवीजन करते रहिए। यही वो वक्त है जो पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और बस तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। मिलेंगे अगले क्लास में इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए। डीपीपी के तौर पे एक प्यारा सा पीडीएफ होमवर्क के तौर पे भेज देंगे, उसको जरूर बनाइएगा। शुभ रात्रि बच्चों, गुड नाइट।